चाचा की शादी थी, मगर चाची ने अगली सुबह ही शोर मचा दिया कि चाचा हुकूक ज़ौजियत अदा करने के काबिल नहीं। खानदान भर में तमाशा बन गया। चाचा सबसे मुंह छुपाता फिरे। रात हुई तो चाचा ने भांजे को अपना बोस्की वाला सूट पहनाया और सर पर कुल्ला डालकर कमरे में भेज दिया। आधी रात को मैंने छुपकर देखा तो होश उड़ गए। हमारे सबसे छोटे चाचा की शादी की तैयारी थी। दादी को किसी शादी में एक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। वहीं बैठे बैठे लड़की के बारे में सारी मालूमात हासिल की और उनके घर रिश्ता ले गई। चाचा काफी अच्छा कमा लेते थे, इसीलिए रिश्ता भी कुछ पसोपेश के बाद कबूल कर लिया गया। शादी की तैयारियों में हमारी होने वाली चाची के घर कई चक्कर लग रहे थे। हमारे घर चचा का एक भांजा आमिर भी रहता था। मेरा छोटा भाई भी होने वाली चची को देखकर आया तो आमिर के सामने तारीफ करने लगा। हमारी होने वाली चाची तो बहुत खूबसूरत और जवान है। उसने बेजारी से भाई की बात सुनी और सर हिला दिया। मैं देख रही थी कि उसकी दिलचस्पी चाचा की शादी या होने वाली चाची में बिल्कुल ना थी। चाचा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। रात को हम सब रस्में करते रहे और आमिर अपने कमरे में चला गया। उसका मिजाज काफी खराब लग रहा था, हालांकि उसकी चचा से काफी दोस्ती थी और उन्होंने भी काफी मर्तबा उसकी बेजारी की वजह पूछी, मगर वो टाल गया। रस्मों से फारिग होकर चाची को कमरे में पहुंचाया और सब बिस्तरों पर लम्बलेट हो गए। सुबह उठे तो नाश्ते के दौरान भी सबके तबसरे नई चाची पर ही थे। अचानक चचा के कमरे का दरवाजा खुला और हमारी नई चची धप धप करती सबके दरमियान आन रुकी। उसका चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो रहा था और वो रो रही थी। ये क्या बहू, पहले दिन की दुल्हन हो, जरा मुंह ही धो लिया होता। दादी ने जरा खफकी से कहा, नामर्द है आपका बेटा, मुझे मुतमईन नहीं कर सका। धोखा दिया है तुम सब लोगों ने मुझे। वो जोर जोर से चीखने लगी। हर तरफ यकदम सन्नाटा छा गया। हमारा पूरा खानदान जमा था। इस बात पर सब में चहमगोइयां होने लगी थी। सबके दरमियान फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे चचा पीछे शर्मिंदा से सर झुकाकर चलते हुए बाहर आए। सब दम बखुद बैठे थे। चचा शर्मिंदगी से घर से बाहर निकल गया। किचन में नाश्ता करते आमिर ने चचा को उदासी से जाता देखा तो उनके पीछे भागा। चचा दरवाजे पर ही उससे मिल गए थे। मैं भी चचा के पीछे गई। आमिर ने उनसे कहा कि आए मामू, हम छत पर चलते हैं और बैठकर बात करते हैं। चचा उसके साथ चल पड़े। मैं जानती थी कि अब चचा आमिर को असल बात बताएंगे। मैं भी उनके पीछे छत पर गई। ऊपर जाकर वो दोनों बैठे और उससे पहले कि आमिर कुछ बोलता या सवाल करता, चचा खुद बोल उठे कि तुम्हारी मामी रात बस थोड़ी परेशान थी, मगर जब मैंने दोस्ताना रवैया अपनाया तो वो कुछ देर में मेरे साथ खुलकर बात करने लगी। हमारी अच्छी रात गुजरी और हम खुश भी थे। उसने जो भी कहा सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि सुबह मैंने उसे इतना भी कहा कि वो मेरे लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए जितना चाहे वक्त ले सकती है। उसकी झिझक दूर करने के लिए उससे इतनी देर बातें की, शादी की तस्वीर देखी। तब तक तो सब ठीक था। चचा उदासी से बोल रहे थे और मैं हैरत से गुम चचा को देख रही थी। आमिर ने उनसे कहा कि अगर ऐसा था तो जब वो सबके दरमियान इल्जाम लगा रही थी तो सबको सच क्यों नहीं बताया। उसे भी बुरा लग रहा था। चाची के इल्जाम की वजह से सब चचा पर बातें कर रहे थे। उसकी बात पर चचा थोड़े और गमगीन हो गए। जो लड़की 100 लोगों के दरमियान इतनी दीदा दलेरी से ऐसी बात कर सकती है, उसे हम जैसे शरीफ मर्दों का मुकाबला करना मुश्किल होता है। ये बात भी उनकी सच थी। मैं परेशान हुई कि आखिर ऐसा क्या था जो वो ऐसे झूठ बोल रही थी। वो तो काफी रो रही थी और कल तक सबको बहुत सादा और मासूम लग रही थी। फिर वो अचानक कैसे रूप बदल गई? उसका ये ड्रामा रचाने का क्या मकसद था? मैंने चचा को देखा तो मुझे शक गुजरा, शायद वो झूठ बोल रहे हों या फिर कुछ छुपा रहे हों। हो भी सकता था वो अपनी नामर्दी का ऐब छुपाने के लिए चाची पर इल्जाम लगा रहे हों। वो दोनों खामोश थे। चचा और आमिर का तो पता नहीं, मगर मैं सोच में मुब्तला थी कि न जाने चचा सच्चे थे या फिर चच्ची सच्ची थी। मैं सोच में गुम थी जब अचानक मेरे चचा ने आमिर से अजीब बात कह दी। वो बोले कि क्या आज रात तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जा सकते हो? उनके सवाल पर मुझे जोरदार झटका लगा। कोई भी गैरतमंद अपनी ही बीवी के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकता, को जाके किसी को खुद अपनी बीवी अपनी जगह दे। आमिर भी हैरान था। बौखलाकर उसने फौरन नफी में सर हिला दिया। मामू, इस मसले ने आपका दिमाग घुमा दिया। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपकी जगह कमरे में जाऊं? आमिर के यूं भड़कने पर चचा खामोशी से उसे देखते रहे और जब वो चुप हुआ तो बोले, मैं बस सच जानना चाहता हूं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि मैं काफी हद तक सच समझ गया हूं कि वो किसी और की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रही है।
मगर फिर भी मेरी जगह तुम चले जाओ, अगर तुमसे वो खुश हुई तो मैं मान लूंगा कि मुझ में कोई कमी थी, और अगर कल भी ऐसा ही इल्जाम लगाया तो समझ जाऊंगा कि वो किसी और के चक्कर में मुझे इल्जाम दे रही है। चचा की बात पर मुझे धचका लगा। वो अपनी ही बीवी के साथ अपने भांजे को रात गुजारने का कह रहे थे। मैं जानती हूँ कि इनमें काफी दोस्ती थी और शायद वो जाती किस्म की बातें भी एक दूसरे से शेयर कर लिया करते थे, मगर वो दोनों ऐसा करेंगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। आमिर के इनकार पर चचा उसे उल्टे सीधे दलाइल देते मनाने लगे। आखिर चचा की बातों पर वो थोड़ा राजी नजर आने लगा, मगर शायद अपनी मामी के पास उनका ही शौहर बनकर जाने पर जरा झिझक रहा था। चचा के बेहद इसरार पर वो मान गया। चचा और उसके कदकाठ तो एक जैसे ही थे, कोई देख भी लेता तो शायद पहचान न पाता। उनके मंसूबे पर मैं साकित सी छुप कर नीचे आ गई। नीचे चची को भी सब बड़ों ने किसी तरह समझा बुझा लिया। नीचे आकर आमिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। रात को चचा का वलीमा था। चची का मिजाज खराब था, मगर उसने खामोशी से वलीमे का फंक्शन गुजारा। वलीमे से फारिग होकर रात के वक्त मैं बेचैनी से अपने कमरे में टहलती रही। मुझे ये सब सोचकर अजीब लग रहा था, और मुझे लगा कि शायद चचा भी अपनी बात से मुकर गए होंगे। जाहिर है ये बात आसान भी तो ना थी, मगर मेरा ख्याल उस वक्त हैरत में बदला जब चचा को मैंने आमिर के कमरे में जाते देखा। मैं भी चुपकर उनके पीछे गई। उन्होंने कमरे में जाकर आमिर का कोई सूट पहना और अपना बोस्की का सूट उसे पहनने के लिए दे दिया। उसने खामोशी से उनका सूट पहन लिया और उनके हाथ से कुल्ला भी लेकर पहन लिया। मैं बुरी तरह परेशान थी कि ये सब सही नहीं हो रहा था। ये चच्ची के साथ ज्यादती थी। उन्होंने तैयार करके अपने भांजे को अपनी जगह कमरे में भेज दिया। मुझे चाहिए था कि मैं किसी को बताती, मगर मैं चुप रही और चचा के कमरे की पिछली दीवार के साथ बनी खिड़की में जाकर एक दरस से अंदर देखने लगी। आमिर झिझक सदा सा कमरे में दाखिल तो सामने बैठी चची को देखने लगा, जो उसकी तरफ पुष्ट फेरे अपने जेवरात उतार रही थी। उसने रोशनी बंद की और जीरो बल्ब जलाकर चची के पास गया। कमरे में अंधेरा करके उसने अपनी शनाख्त छुपा ली थी। सच तो यह था कि मुझे चची पर तरस आ रहा था। वो जानती ना थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। आमिर गला कंकार कर चची के करीब गया तो वो पलटकर उसके गले लग गई। मुझे झटका लगा था। सुबह तक वो सबके सामने चचा को रो रो कर नामर्दी का इल्जाम दे रही थी और अब इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी। इससे पहले कि वो उसे दूर करता या कुछ बोलता, चची बोल पड़ी। उस रात चची ने जो कहा और मैंने जो देखा वो मेरा पूरा वजूद हिला कर रख गया था। मुझे लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं अपनी जगह जम गई थी। रात के दूसरे पहर आमिर वहां से निकलकर कमरे में पहुंचा। मेरा दिमाग सनसना रहा था, मगर मुझे पूरा सच जानने की जल्दी थी। मगर अब मेरा दिमाग पूरी तरह चकरा रहा था। मैं जानती थी कि मेरे चचा सच जानने के लिए बेताब होंगे और आमिर उन्हें कुछ भी बता नहीं सकेगा। मैं सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। जो सच मैंने जाना था वो मेरी हस्ती हिला गया था। सुबह सब घर वाले नाश्ते के लिए आमिर को बुलाते रहे, मगर वो कमरे में बंद पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद कमरे में फुप्पो नाश्ता लेकर आई। मैं भी बहाने से चाय लेकर आमिर के कमरे में पहुंची। फुप्पो से डांटने लगी कि वो खाना नहीं खाता और कमजोर हो रहा है। उसने बेचैनी से अपनी माँ को देखा और उनसे पूछा कि क्या घर में सब ठीक है। अब मेरा मतलब है, कल जो हंगामा हुआ, क्या दोबारा उस पर कोई बात हुई? उसकी अम्मा ने सर हिला दिया और बोली कि कल तो तुम्हारी मामी ने सब खानदान वालों के सामने तुम्हारे मामू का भी ज्यादा तमाशा बना दिया था, मगर आज जब कोई खानदान वाले नहीं है तो वो इतनी खुश और मुतमईन सबके दरमियान में बैठी है। वो ये सुनकर चुप हो गया। पप्पो हैरान थी कि ये लड़की तो अजीब ही लगती है। पूरे खानदान में खामखा तमाशा लगा दिया था। हमने इज्जत रखने के लिए कल समझाया कि बस वलीमा गुजार ले, फिर इस मसले पर बात करेंगे, और आज जब उसके घर वाले उसे लेने आ रहे हैं तो अम्मा से पूछने लगी कि क्या वो चली जाए। अगर वो नहीं चाहेंगी तो वो रुक जाएगी। मेरी फुप्पो उलझी हुई थी। अब मैं उन्हें क्या बताती कि इस खुश मिजाजी की वजह उनका अपना ही बेटा था। मैं चाय का कप रखकर लौट आई, मगर मैं देख रही थी कि सारा दिन आमिर ने चचा से भी बात नहीं की थी। वो भी बस खामोशी से उसे देखते रहे, शायद मुंतजिर थे कि वो कुछ बोलेगा, मगर आमिर की चुप नहीं टूटी थी। शाम को वो कमरे से बाहर निकला। घर में सब लोग जमा थे। मैं उसे देखकर चौंकी। चचा उसे देखकर तेजी से उठे और उसके करीब जाकर आहिस्तगी से बोले कि क्या बात है, कुछ कहने आए हो? उसने कहा कि हाँ, वही जो कुछ हुआ और जो सच है। मैं यहाँ पर सब सच बताने के लिए आया हूँ। उसकी बात पर हैरान और उसे खींचते हुए साइड पर ले गए। कुछ देर बाद मैं दादी के लिए पानी लेने किचन में गई तो देखा किचन के बाहर चचा अपने भांजे का गिरेबान पकड़कर लड़ रहे थे।
تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ کھیل کھیلتے ہوئے؟ ہمارے درمیان دوستی تھی، ہر بات بتاتے تھے، تو یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری زندگی کیوں خراب کی؟ ان کے لڑنے اور شکایت کرنے پر وہ چپ کھڑا رہا، پھر کچھ شرمندگی سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی میں کمرے میں اپنی خوشی سے گیا تھا۔ سچ بھی یہی تھا، اسے کمرے میں بھیجنے والے چچا خود تھے، مگر اس پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ عامر گہرا سانس بھر کر بولا کہ یہی بات اور سچائی میں پورے گھر کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ رات میں آپ کی جگہ کمرے میں گیا تھا۔ اس کے آخری جملے پر چچا نے اسے دھکا دیا اور لڑنے لگے کہ وہ ان کو شرمندہ کیوں کروا رہا ہے۔ اگر کچھ بولنا ہے تو اپنی بات کرو اور اپنا سچ بتاؤ۔ وہ نہ جانے کیوں عامر کو غلط سمجھ رہے تھے، جو حقیقت کل رات میرے سامنے کھلی تھی، شاید وہ آدھی سچائی میرے چچا نے بھی جان لی تھی۔ عامر کو ان کے لڑنے پر افسوس ہوا اور اس نے شائستگی سے کہا کہ میں نے آپ کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا، بے غیرت بنا اور اپنی ہی مامی کے کمرے میں پہنچ گیا، صرف اس لیے کہ سچ جانا جا سکے، اور آپ جواباً بنا پوری بات جانے مجھے الزام دے رہے ہیں۔ میں بہانے سے دادی کے لیے پانی لے کر پہنچ گئی۔ اسی وقت عامر اور چچا بھی وہاں آ گئے۔ سامنے ہماری نئی چچی بیٹھی تھی اور عامر کے پہنچنے پر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ عامر نے سب سے کہا کہ اسے بہت ضروری بات کرنی ہے، سب کو ایک سچ بتانا ہے۔ اس کی بات پر سب گھر والے متوجہ ہوئے تھے اور ہماری نئی چچی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ عامر نے کہا وہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یہی لگتا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اس کی بات پر سب گھر والے تبصرہ کرنے لگے۔ چچا سکون سے آ کر بیٹھ گئے اور دادی نے کہا کہ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے، تاکہ تمہارا رشتہ لے جائیں، کیونکہ اب چچا کے بعد تو اسی کی باری تھی۔ ان کی بات پر عامر نے سر جھٹکا اور سب کے سر پر دھماکہ کرنے کو تیار ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری نئی مامی ہے۔ اس کی بات واقعی کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ سب ایسے ہو گئے جیسے زلزلوں کی زد میں ہوں۔ میں یہ سچ رات کو ہی جان چکی تھی، اب خاموشی سے سن رہی تھی۔ میرے چچا خاموش نظروں سے عامر کو گھور رہے تھے اور ہماری چچی بوکھلائی ہوئی سی عامر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سب کو سچ بتا دیا تھا۔ رات جب روشنی بجھا کر نیم اندھیرے میں چچی کے قریب گیا تو وہ اس کے گلے لگ کر بولی کہ وہ عامر کو پہچان چکی ہیں۔ اس کی آواز پر عامر سکتہ زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے چچی سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے عامر کو بتایا تھا کہ اس کا رشتہ آیا ہے اور رشتہ بہت اچھا ہے، اسی لیے گھر والے ہاں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ عامر اس کے لیے رشتہ بھیجے، تب اسے عامر نے سمجھایا کہ کچھ دن صبر کر لو، ابھی میرے ماموں کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی میری باری ہے۔ وہ اس کی تسلی پر عامر سے لڑنے لگی کہ وہ اسے صرف بہلا رہا ہے اور ٹائم پاس کر رہا ہے۔ عامر کو بھی غصہ آ گیا تھا اور اس نے کال کاٹ دی تھی۔ پھر چچا کا رشتہ ہوا، تیاریاں ہوئیں اور شادی ہو گئی، مگر وہ انجان رہا کہ وہ لڑکی وہی ہے۔ وہ شادی ہو کر آئی تو عامر جیسے بے وفا کو بھلا کر میرے چچا کے ساتھ خوش ہو گئی، مگر اگلی صبح اس نے چچا کے موبائل میں عامر کی تصویریں دیکھ کر چچا سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ تو چچا نے بتایا کہ یہ میرا بھانجا ہے۔ اس لڑکی کو تب پتا چلا کہ عامر سچ بول رہا تھا، اس کے ماموں کی شادی ہو رہی تھی اور وہ خود اسی کے ماموں سے بیاہ کر آ گئی تھی۔ اس نے ڈرامہ رچا لیا اور سب کے درمیان چچا کو بدنام کر دیا۔ عامر کو بھی میسج کر کے معافی مانگی اور وہ اس بات سے انجان کہ وہ اس کی نئی مامی ہے خوش ہو گیا تھا۔ چچی کو لگا تھا کہ یہ سب کر کے وہ عامر کو حاصل کر لے گی۔ وہ رات بھی عامر سے معافیاں مانگتی رہی اور محبت کا یقین دلاتی رہی تھی، مگر عامر اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوا تھا۔ اس نے سب بتا کر شرمندگی سے چچا کو دیکھا، جو رات اسے کمرے میں بھیج کر پیچھے خود بھی سب سن اور دیکھ چکے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ عامر بھی اس لڑکی کے ساتھ شامل ہے۔ گھر والے سچ جان کر اس لڑکی کو لان تان کرنے لگے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سب نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ چچا کو بدنام کرنے کے بجائے خاموشی سے صرف سچ بتا دیتی تو شاید آج عامر اور اس کی شادی کر دی جاتی۔ چچا نے وہیں اسے طلاق دے دی۔ وہ گھر چلی گئی۔ اس کی عدت کا عرصہ گزرنے سے بھی پہلے چچا کی شادی دوسری جگہ ہو گئی اور اب وہ خوش تھے۔ ہماری یہ چچی بہت اچھی اور شریف تھی۔ عامر سے گھر والوں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا، مگر اس کا ظرف اب اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے عامر کے ساتھ لگی رہی، پھر اس پر یقین کیے بنا شادی کر لی اور خوش رہتی، مگر عامر کو دیکھ کر اس نے سب کے درمیان اپنے شوہر پر اتنا برا الزام لگا دیا، وہ اپنانے کے قابل نہیں تھی۔ عامر کے انکار پر اس کا رشتہ کہیں اور دیکھ لیا گیا تھا۔ یقیناً جو لڑکی ہم نے دیکھی وہ عامر کی محبت نہ سہی، کم از کم جھوٹی یا مکار نہیں ہوگی۔